ये वाला प्रॉब्लम देखिए, आप दो मास सेम मास के ब्लॉक हैं, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है। ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी कितना होगा। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल लेने के चक्कर में ना पड़े, यही प्रैक्टिस आपको डालनी, मैंने तब भी बोला था। एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने का वही है कि पूरे को एक साथ सिस्टम लेके सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको अप्लाई करनी है इसमें बिल्कुल। देखो कैसे, आपने बोला एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, 2m मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आया, F/2m निकल के। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर लगाएंगे, और क्या। तो एक ही लाइन में निकल आया अगर आपने साथ में एक साथ सिस्टम ले लिया इसको। ठीक है, और समीशन एफ एक्सटर्नल, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकला। If extension of the spring is x naught at time t, then find out displacement of the two blocks at this instant. तो एक्सटेंशन जो भी होता है वो क्या होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, दोनों बताइए। एक्सटेंशन जो भी होगा, आपको कई बार हाँ बताया गया, इन दोनों ब्लॉक्स का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द एक्सटेंशन। इसके रिस्पेक्ट में ये जितना आगे जाएगा उतनी ही स्प्रिंग खींचेगी। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत ही अच्छी तरह रियलाइज हो गया हो। ये मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम का, कि आपको ये बात समझ में आ पाए। जिस तरह से दोनों ब्लॉक आगे जाएंगे, स्प्रिंग होती तो दोनों साथ चलते, एक्सलरेशन सेम, बट स्प्रिंग है तो दोनों का एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दोनों ब्लॉक्स का, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो मान लो एक का डेल्टा x1, एक का डेल्टा x2, तो आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1, दैट इज द एक्सटेंशन x0 जो गिवन है। ठीक है, फिर से आपको ये भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है ना, वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये रही आप x0 गिवन होने से, और दूसरा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप m1 की m2 की जगह m पुट कर दीजिए, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के लिए दो इक्वेशन बन गई। एक आपको, क्योंकि एक्सटेंशन गिवन था ना इसलिए सब आप निकाल पाओ, एक्सटेंशन नहीं देता तो कैसे निकाल। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्सटेंशन गिवन था, तो एक इक्वेशन वहां से आ गई, दूसरी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से। तो आप 1 और 2 को आप सॉल्व कर लो, तो आपका इंडिविजुअल ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आए। ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा, डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत बेटा आपको किसी को भी बताइए, किसी तरह का कोई डाउट, बात क्लियर है एकदम कैसे करेंगे। ठीक है, और सबसे बेसिक टू ब्लॉक्स का मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट फोर्स ना हो, वेरिएबल हो, तो फिर वही एक ब्लॉक पर दोनों एक बैठ के दूसरे ब्लॉक की मोशन देख लो। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वही स्प्रिंग फोर्स में यूज हो जाएगा के एक्स में, क्योंकि एक्स वही होगा। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाकी इसमें भी काफी मेथड बताए, तो ध्यान रखना है पूरा लेक्चर, ये पीडीएफ जो है ये टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम को लेके है, जो आपसे एससीवी में भी कई मिलेंगी आप। ठीक है, बहुत डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, किसी का कोई डाउट इसमें, बोलिए बेटा, क्लियर है बात एकदम। चलिए, तो अब हम कोलिजन की तरफ पढ़ रहे हैं। दो पार्ट हमने खत्म कर लिए, चैप्टर के 3 पार्ट थे, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, तो अब हम कोलिजन शुरू कर रहे हैं।